इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले जानेंगे हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अजय डोभाल को दिया तिलक सम्मान। कहा, बाल गंगाधर तिलक के विचार आज भी प्रेरणा स्रोत है। केसरी की पत्रकारिता को अमित शाह ने सहारा। राजस्थान विधानसभा सत्र में आएंगे कई विधेयक। यूसीसी सहित अहम बिल पेश होने की है संभावना। 20 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा सत्र। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में की लक्ष्मी योजना लॉन्च। 17 लाख महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ। दिल्ली लक्ष्मी योजना से महिलाओं को मिलेगा आर्थिक मजबूती। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जयराम ने विपक्ष की आवाज दबाने का लगाया आरोप। मीडिया और सोशल मीडिया पर उठे कई सवाल। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पुणे में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। इस अवसर पर अमित शाह ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करते हुए उन्हें महान शिक्षक, निर्भीक पत्रकार और दूरदर्शी चिंतक बताया। दरअसल इस दौरान उन्होंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक राष्ट्र शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और उनके समाचार पत्र केसरी के संपादकीय आज भी निडर पत्रकारिता का उदाहरण है। शाह ने कहा कि तिलक ने भारत की आत्मा, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को विश्व के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि लोकमान्य तिलक के विचार आज भी राष्ट्र सेवा और जन जागरण के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। तिलक महाराज एक शिक्षक थे, शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा के आग्रही थे, प्रखर पत्रकार थे। पत्रकार कितना निर्भीक हो सकता है, वो केसरी के तंत्री लेख देखकर ही कोई इसका अनुभव कर सकता है। और एक बहुत बड़े चिंतक के रूप में उन्होंने भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति दुनिया के सामने करने का काम तिलक महाराज ने किया। करोड़ों लोगों के हृदय के अंदर स्वराज का मंत्र प्रज्वलित किया। एक युग पुरुष, एक महान शिक्षक, एक निर्भीक पत्रकार, चिंतक, कर्मयोगी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जोड़ पूरे स्वतंत्रता संग्राम में किसी के साथ मेल नहीं खाती है, वो सबसे ऊपर है। राजस्थान के जोधपुर में राज्य सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जोगलराम पटेल ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा और सत्र 5 से 7 दिन तक चलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि सत्र में 3 से 4 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जा सकते हैं। इनमें समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा ट्री एक्ट और व्यवसायिक कराधान से संबंधित 2 से 3 संशोधन विधेयक शामिल होने की संभावना है। आने वाला सत्र हमारी 16वीं विधानसभा का सत्र 20 अगस्त 2026 से प्रारंभ होगा। नियमों में प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान है कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 माह से अवधि से अधिक समय नहीं होना चाहिए। और जनरली इस समय हमारे विधानसभा का सत्र आहुत होता है। इस बार सबकी सहमति से 20 अगस्त सत्र का आहुत किया गया है। इस सत्र में लगभग 5 से 7 दिन चलने की संभावना है और संभावित 3-4 बड़े बड़े बिल भी आने वाले हैं।
यूसीसी का बिल संभावित है, आने की संभावना है। हमारा जो खेजड़ी सिलेक्शन, जो अपने यहाँ से पहचानते हैं खेजड़ी के नाम से, जिसका हमने ट्री एक्ट के रूप में अध्ययन किया पूरे हिंदुस्तान में जितने भी एक्ट बने हुए हैं, हमारे जो पर्यावरण प्रेमी हैं, साधु संत है, और वर्तमान युग में पर्यावरण का संतुलन सबसे जरूरी है, ऐसा ट्री एक्ट भी बनाया है और उसके भी इस विधानसभा में आने की पूरी संभावना है। एक हमारे सीआरपीसी में राजस्थान स्टेट का अमेंडमेंट है, जो पहले सीआरपीसी था, अभी से न्याय संहिता है, उसमें कॉमर्शियल टैक्सेशन के 2-3 अमेंडमेंट है छोटे छोटे, जो केंद्र सरकार अमेंडमेंट करती है वो राज्य सरकारों को करने होते हैं, वो आने की संभावना है। और बाकी विभिन्न विभागों में अपने अपने बिल जो संभावित है उसका हमको कैबिनेट में कितने पुटअप होते हैं उसका अनुसार चलेगा। और अंतिम निर्णय जब हमारी बीएससी की बैठक होगी, जहाँ भी सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें सर्वदलीय बैठक भी बुलाएंगे और हमारी बीएससी जो कमेटी है उसकी बैठक में भी एजेंडा उसमें तय होगा और अंतिम निर्णय वहाँ होगा। और वो सारा कार्य इस आने वाले 20 अगस्त से जो हमारा सत्र चलेगा उसमें पूरा होगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार बनने के समय महिलाओं से किया गया संकल्प 1.5 वर्ष में पूरा कर लिया गया है। योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दरअसल इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से 17 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। ये आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। दिल्ली की बहनों के लिए जो संकल्प हमने सरकार बनाते हुए लिया था, आज मात्र 1.5 साल की अल्प अवधि में ही हम सरकार की ओर से दिल्ली लक्ष्मी योजना, जो दिल्ली की बहनों के लिए एक आर्थिक सामर्थ्य प्राप्त करने वाली योजना है, जिसमें उन जरूरतमंद बहनों के लिए 2,500 रुपये महीना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने इसके लिए बजट रखा। 5100 करोड़ रुपए का अपने फंड में, और उसके माध्यम से 17 लाख से अधिक बहनें इस योजना का लाभ ले पाएंगी। मेरी दिल्ली की वो बहनें जिनको सच में आर्थिक सामर्थ्य की जरूरत है, जिनको उस मजबूती देनी है कि जिसके कारण से वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और आगे बढ़ सके, उस आर्थिक स्वावलंबन के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी दिल्ली बहनों के लिए ये योजना शुरू की है। आज से पोर्टल शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अभी तक मुझे लगता है कि लगभग 500 बहनों बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इस पे अपना फॉर्म भर चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई है दिल्ली की बहनों को। हिमाचल प्रदेश के शिमला में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का इस्तेमाल कर विपक्ष मीडिया और सोशल मीडिया पर दबाव बनाया जा रहा है। ठाकुर ने दावा किया कि आलोचनात्मक खबरों पर विज्ञापन रोके जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले पर कार्रवाई और FIR दर्ज की जा रही है। मैं आप सबके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जो अधिकारियों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहरबानी करके इसको बंद करें, अन्यथा बहुत इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज हालात ये हैं कि अगर मीडिया वाला कोई खबर लिखता है, उसकी एडवर्टीजमेंट बंद कर दी जाती है। अगर सोशल मीडिया में कोई पोस्ट डाल देता है, उसका पेज ही उड़ा दिया जाता है, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है। सरकारें इतनी देखी हमने, लोकतंत्र में आनंद आता है। और मैं तो इस बात को कहता हूं कि जब खबर लगती थी, उस खबर से हमको सीखने का अवसर मिलता है।
लेकिन मुख्यमंत्री के स्वभाव में भी बात आ गई कि उनको अपने विरोध में कुछ सुनना ही नहीं है, अपने विरोध में कुछ पढ़ना ही नहीं है, और इसलिए प्रचंड नाराजगी कांग्रेस के अंदर भी है, और जिसका परिणाम जो कांग्रेस की हाईकमान को रिपोर्ट गई है। और इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी नाराजगी, बहुत बड़ा गुस्सा जनमानस में भी है। और मैं तो इस बात को देख रहा था कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं पंचायती राज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, दर्जनों हमारे जिला परिषद के पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, नोटिस उनको दे दिए गए हैं। दर्जनों हमारे पंचायत के प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि वो जीत करके आए हैं, उनको नोटिस दे दिए गए एनक्रोचमेंट के। हमारे काउंसलर, चाहे वो सोलन जिला के हैं, चाहे वो काउंसलर कुल्लू में है, चाहे काउंसलर कहीं धर्मशाला में, जहां भी जीत करके आए हैं, एक एक के खिलाफ ढूंढ करके मामले निकाले जा रहे हैं। और अब अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि चलो ये तो चलता रहेगा, बड़े नेताओं के खिलाफ अब मामले जो है बनाने की तैयारी करिए। और उसमें जो हमारी जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के विधायकों के खिलाफ जोर जबरदस्ती से मामले दर्ज करने के लिए बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। और विधायकों के अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ, उनके खिलाफ भी मामला बने चाहे ना बने हैं, एफआईआर करनी है, मामला दर्ज करना है। ये विचित्र सोच है हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार के मुखिया की। ये दुर्भाग्य है। जिस हिमाचल प्रदेश को हम देवभूमि कहते हैं, तो वो तो एक तरह की ऐसी स्थिति बन गई है कि ये सरकार जो है उसको देवभूमि नहीं, एक बदलापुर का राज्य बना करके छोड़ करके चली गई है। कर्नाटक के हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद में कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की और कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने की कोशिश भी की। दरअसल इस दौरान कारवार रोड पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी कार्यालय से कांग्रेस कार्यालय तक मार्च कर रहे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ भी नारे लगाए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस हुई, साथ ही कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स हटाने की कोशिश भी की, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प की स्थिति बन गई। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಇವತ್ತು ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ನಾವು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ। ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು, ಅದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು RSSನ ಬೈಯೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಮತ್ತು RSS ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ। ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಅವರು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಅಸಹ್ಯಕರವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳೇನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಸಂಸದೀಯ ಏನು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರಬೇಕು। ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಅದೊಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯಿತು। ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ।
ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಭಾಳ ಹಿರಿಯ ಮನುಷ್ಯರು, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಚಾಳಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ದೂರಿದೆ, ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಅದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದವರು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು भारतीय जनता पक्ष ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. कर्नाटक के हुबली में महादई परियोजना को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर तेज हो गया है, जहां किसानों ने हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। बता दें, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने महादई प्रोजेक्ट से जुड़े प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया है। दरअसल किसानों ने कहा कि अधिकारियों की ओर से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने से नाराजगी बढ़ी है। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हस्तक्षेप किया और कई किसानों को हिरासत में लेकर मौके से हटाया गया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार से कलसा बंदूरी महादई योजना को जल्द लागू करने और आवश्यक कदम उठाने की मांग उठाई। ಕೇಂದ್ರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಹಾಗೂ ಮಹದಾಯಿ ನೀರಿನ ವಿಚಾರದೊಳಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವನಾಡಿ ಆದಂಥ ಈ ನದಿಯ ವಿಷಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಯವರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರಾಗೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ನಮ್ಮವರು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆ ಅವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ 3 ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಭಾಗದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. अब एक बस इतना ही खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।